Assalamu alaikum, dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel, Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. Today my topic is catalytic properties of D block elements. We have already discussed some of the properties of D block elements like atomic radii and ionic radii, their oxidation potential, their ionization energy, melting and boiling point. And now we have to discuss catalytic property of transition elements. First of all, मैं आपको ये बता दूं कि कैटलिस्ट जो हो, कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट वो सबस्टेंस होता है, ये एलिमेंट भी हो सकता है, ये कंपाउंड भी हो सकता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये वो सबस्टेंस होता है विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है ये, ठीक है। कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है? ये रिएक्शन को एक अल्टरनेटिव पाथ दे देता है, ठीक है। और उस अल्टरनेटिव पाथ पे जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है वो बहुत कम होती है। इसीलिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर कम है तो जल्दी से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये एक एनर्जी बैरियर होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में, ठीक है। और इस बैरियर को पार करना जरूरी है। अगर रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उनको हासिल करनी है, तब जाके वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या है? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैसे? इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथ, प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथवे, बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है, ठीक है, विथ लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये रिएक्शन को एक अल्टरनेटिव पाथवे दे देता है जहां से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत कम होती है, ठीक है। और ये प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, इसको हम बोलते हैं कैटालिसिस। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को नाम दिया गया है कैटालिसिस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको ग्राफिकली जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहां पे थोड़ा सा मैं यहां पे ग्राफ बना रहा हूं। इस साइड से हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लेंगे और यहां से हम एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी एनर्जी होती है जिसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। यहां पे रिएक्टेंट्स है, इनके पास ऑलरेडी एनर्जी होती है जो कि इंट्रिंसिक होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स, ठीक है, जो कि रिएक्टेंट्स के पास हमेशा रहती है। इसके बाद ये जो इंटरनल एनर्जी यहां से यहां तक टॉप ऑफ द, ठीक है, पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को यहां से उनकी एनर्जी बढ़ा के हमें यहां तक कर देनी है, तब जाके रिएक्टेंट्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। और हमेशा रिएक्टेंट्स की एनर्जी ग्रेटर देन होती है देन प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और इतनी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो इस बैरियर को पार करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। और ये इतनी एनर्जी हमें देनी है विदाउट कैटलिस्ट, अगर इस रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं डाला हो, ठीक है। लेकिन अगर हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मैंने ऑलरेडी बोला कि कम हो जाएगी, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज होके, ठीक है, ये एक
मैंने अभी बोला था कि जो कैटलिस्ट होता है ये अल्टरनेटिव पाथवे रिएक्शन को दे देता है जहां पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होती है, फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इतनी कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पाना इजी है, बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत जल्दी आ जाएगी। जब इतनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आ जाएगी तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, और जो दोनों एनर्जीज है, इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, ये दोनों एनर्जीज, इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी प्लस द एक्टिवेशन एनर्जी इज, इन दोनों का सम जो होता है इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, सो वी कैन राइट इट हियर, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। सो वी कैन कैलकुलेट activation energy here. Activation energy is equal to threshold energy minus internal energy. ठीक है, तो हम इस रिलेशनशिप से एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं अगर हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी पता है और अगर हमें इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पता है। ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे एक्ट एज कैटालिस्ट्स, और जिसको हम बोलते हैं दे कैटालाइज अ रिएक्शन। ठीक है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो अब इसके पीछे रीजन क्या है, अब इनकी कैटालिसिस करने के पीछे रीजन क्या है, अब हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला रीजन, बिकॉज ऑफ देयर हाई डेंसिटी, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी डेंसिटी हाई होती है, इसकी वजह से क्या होता है, दे एब्जॉर्ब गैसेस। ठीक है, दे एब्जॉर्ब गैसेस ऑन देयर सरफेसेस। जब ये गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो बॉन्ड होता है रिएक्टेंट गैसेस के बीच में, जिन गैसेस को आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाना है, जो उनके बीच में गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रा बॉन्ड होता है, ठीक है, वो वीक हो जाता है। जब वो वीक हो जाता है दे कैन गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड दे विल देन कोलाइड विद अदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। और अगर वो जल्दी से कोलाइड करेंगे अदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, वी से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ठीक है, एक रीजन ये है। ठीक, दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि इनके पास डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इनकम्प्लीट डी सबशेल। डी सबशेल, ठीक है, हमने बोला ही था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल हो। ठीक है, 1 माइनस डी सबशेल में इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रहती है, इसकी कैपेसिटी रहती है दैट इट विल एक्साइट फ्रॉम लोअर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और जब ये एक्साइट हो जाएगा, फॉर इट्स एक्साइटेशन इसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, और एनर्जी जब ये एब्जॉर्ब करेगा, उसके एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद द इलेक्ट्रॉन्स, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल एक्साइट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट और फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट विच इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट। और इसके बाद ये ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, तो ये एक्साइटेड स्टेट से फिर से वापस आ जाएगा
टू द ग्राउंड स्टेट, और जो एनर्जी इसने पहले एब्सॉर्ब की थी इन ऑर्डर टू गेट एक्साइटेड, वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ये वापस दे देगा। एंड दिस एनर्जी इज अवेलेबल एज एन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यही एनर्जी जो रेडिएशन ये वापस देगा, दिस इज अवेलेबल एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्योंकि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जरूरी है, तब ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो एनर्जी जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इनटू द ग्राउंड स्टेट वापस आ जाएगा, तो जो एनर्जी इसने एब्सॉर्ब की थी पहले, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इमिट करेगा, और वो एनर्जी जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के लिए अवेलेबल रहती है। ठीक है, दूसरा रीजन ये भी है। अब तीसरा रीजन, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले कैटलिस्ट के साथ एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और वो इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड फिर दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलके प्रोडक्ट बना देता है, और कैटलिस्ट जो है फिर से रिजनरेट होता है। तो इसको हम थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे कि सबसे पहले हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, ये कैटलिस्ट के साथ जुड़ के, ठीक है, कैटलिस्ट के साथ जुड़ के, वो कैटलिस्ट कौन सा है, वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेंगे, और ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड बोलते हैं हम इसे, और इसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड हमारा बना है ये अनस्टेबल है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये जो है इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है, ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिल जाएगा, और हमारा एक तो यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस कैटलिस्ट जो है फिर से रिजेनरेट हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि जो कैटलिस्ट है, even a small quantity of, even a small amount of catalyst will catalyze a big reaction। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हो, उसके लिए भी हम थोड़ा सा कैटलिस्ट डाल दे तो वो कैटालाइज हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ी सी यहां पे एग्जांपल्स लेंगे। मैं एक कॉलम में प्रोसेस लिखूंगा, ठीक है, एक कॉलम में मैं प्रोसेस लिखूंगा, और दूसरे कॉलम में कैटलिस्ट यूज्ड लिखूंगा। ठीक है, दो तीन यहां पे आ जाएंगे। सबसे पहले हमारी जो रिएक्शन है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स इनटू फैट्स। इसके लिए जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट्स फ्रॉम द डी ब्लॉक। ठीक है, निकल को हम यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम। ठीक है, दूसरी जो हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, जिसको दूसरी रिएक्शन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम क्या करते हैं, वही मैन्युफैक्चर H2SO4, इससे हम H2SO4 मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट्स फ्रॉम द डी ब्लॉक एलिमेंट एंड इज कंपाउंड हियर इन द फॉर्म ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, अब और एक प्रोसेस है जो कि आपने, बहुत फेमस प्रोसेस है ये, हैबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम अमोनिया सिंथेसाइज करते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। इन दिस प्रोसेस वी यूज आयरन, ठीक है, एंड मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम एक्ट्स एज प्रमोटर हियर।
ठीक है। इसके बाद और एक प्रोसेस है हमारे पास, ठीक, जिसको हम बोलते हैं डेकन्स प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, इससे हम सिंथेसिस ऑफ क्लोरीन करते हैं, सिंथेसिस ऑफ Cl2। इस प्रोसेस से हम क्लोरीन बनाते हैं, और इस प्रोसेस के लिए जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, इट्स क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हमारी और एक प्रोसेस है फिशर ट्रॉच, ठीक है, TROPSH, फिशर ट्रॉच प्रोसेस। इससे हम गैसोलीन बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए जो हमें कैटलिस्ट जो हम इसमें यूज करते हैं, इट्स कोबाल्ट इन द फॉर्म ऑफ कोबाल्ट थ्योरियम, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर यूज करके हम इसमें एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है, इसमें इसको हम ऑस्टवर्ड्स प्रोसेस बोलते हैं। ऑस्टवर्ड प्रोसेस में भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट ही एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। ऑस्टवर्ड प्रोसेस में हम नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, इट इज स्पॉन्जी प्लैटिनम, ठीक है। और हमारे पास कुछ रिएजेंट्स है जो कि हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बने हैं। फेंटन्स रिएजेंट, इसमें आयरन डायपॉजिटिव होता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको हम रिएजेंट यूज करते हैं। इसी तरह से टॉलिनस रिएजेंट होता है, टॉलिनस रिएजेंट, ठीक है। टॉलिनस रिएजेंट में क्या होता है, इट इज द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का ये अमोनिकल सॉल्यूशन होता है, जिसको हम एज अ टॉलिनस रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है।